All, myself, Dr. Avdhesh Singh Pundir, Associate Professor and Head of Department right now of MIT Engineering College, Meerut. So this is basically my second lecture on the same subject and slightly bit a different topic. तो जैसे मैंने पहले लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि this computer application and how we can use that computer application in chemical engineering, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि this series of video lecture is dedicated to the final year student of chemical engineering and especially to the 5th and 6th semester. So this subject is basically, as I told you, for 5th semester in state of Uttar Pradesh diploma in chemical engineering courses, and here you can see that one is a computer application in chemical engineering. ये मैंने दिस एस्पेक्ट मैंने पहले लेक्चर नंबर 1 में कवर किए हैं. बिफोर गोइंग टू लेक्चर नंबर 2 आई जस्ट वांट टू रिकैप व्हाट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड. तो हमने जो पहले पढ़ लिया है उसका रिकैप करेंगे. तो इसमें मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में हमें नीड क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं. लर्निंग आउटकम्स जो बातें आप जान पाएँ इस टॉपिक को और इस सब्जेक्ट को करने के बाद वो उसके आउटकम कहलाते हैं. और जैसे मैंने बताया कि ये थ्योरी एंड एक्सपेरिमेंट बोथ को कवर करता है. थ्योरी इन द सेंस कि आपको बेसिक फंडामेंटल की ग्रिप होनी चाहिए. एक्सपेरिमेंट कि आप एबल टू राइट समथिंग इन ए कोड फॉर्म सो दैट यू कैन यूज़ दैम टू कैलकुलेट समथिंग फ्रूटफुल एज पर यू नीड. जो आपको आवश्यकता है ऐसा कुछ कैलकुलेशन आप कर पाएँ. ठीक है. तो अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ सी दिस लेक्चर. इन दिस लेक्चर मैंने बताया था कि हम सिलेबस कवर्ड करेंगे और सिलेबस कवर्ड में हम लोग आउट ऑफ दीज 6 पॉइंट आई विल कवर द इम्पॉर्टेंट 6th वन, दैट इज़ बेसिकली डिज़ाइन ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम. तो डिस्टिलेशन कॉलम क्या होता है, फीड ट्रे लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ ट्रेज हम कैसे निकालते हैं. तो जैसे इस कैरिकुलम में मेंशन किया गया है मैककेपथली मेथड. तो जैसे मैंने पहले बताया था मैककेपथली मेथड इज़ ए ग्राफिकल मेथड. ओके. एंड तो ग्राफिकल मेथड इज़ गुड फॉर classroom teaching, but for industrial purpose we normally do not use such kind of graphical method. So I will cover this aspect also. लेकिन मैं जो ट्रेडिशनली हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी कंपोनेंट सिस्टम इन इंडस्ट्रियल प्लांट में उसके बारे में बात करूँगा. बट बिफोर दैट जैसे आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर कि बिफोर गेटिंग इनटू डीप रिगार्डिंग टू डिस्टिलेशन कॉलम, तो देयर आर सम सर्टेन प्रीरिक्विजिट जो हम लोग अवेयर होने चाहिए इस टॉपिक पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 6 को समझने के लिए. तो इन लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि इन केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन वी हैव डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड दीज आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर, बंच ऑफ सॉफ्टवेयर, यू कैन सी दैट वन. एंड जैसे मैंने पहले बताया था कि हम लोग फोकस करेंगे राइट नाउ ऑन द मैटलैब. ऐसा क्यों? बिकॉज मैटलैब इज़ ए वेरी फ्रूटफुल सॉफ्टवेयर एंड आवर इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड इट to all the student and faculty member. That's why we are using it quite happily. What is MATLAB? ये हमने how we are interested, this aspect I have already covered in lecture number 1. Again in the lecture number 1 I have mentioned again how to get a solution of nonlinear equation. तो in chemical engineering discipline we need to calculate so many things. तो हम लोगों को nonlinear equation को handle करना आना चाहिए. तो जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को फॉर एग्जांपल जैसे सिंगल वेरिएबल x में है, अगर आप देख सकते हो तो इस तरह हम लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में. तो जैसे केमिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में एप्लीकेशन हमारे पास है वन डबल इक्वेशन जैसे मैंने पहले बताया था. और अगर आप इसको v की टर्म्स में लिखेंगे, अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड पार्ट पे कि एफ वी बेसिकली फंक्शन ऑफ v, तो अगर आप यहाँ से v कैलकुलेट करें तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी. और क्यूबिक इक्वेशन इट्स नॉट सो इजी टू हैंडल बाय यूजिंग कैलकुलेटर. तो सम टाइम इट इज़ फ्रूटफुल बट इंडस्ट्रियल लेवल वी हैव अ प्लेंटी ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन. अगर हमारे पास 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं तो वो सारी कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं हो सकती. इसलिए वी हैव टू ऑप्ट कंप्यूटर मेथड और कंप्यूटर बेस्ड हम न्यूमेरिकल कोडिंग. तो बहुत सारे फ्री टूल्स हैं, लेकिन राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर मैं फोकस करना चाहूँगा मैटलैब पे एज यूजुअल एज पर लेक्चर नंबर 1. तो ये क्या होता है, ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि हम स्क्रिप्ट फॉर्म में लिखते हैं. और मैंने ये भी बताया था कि स्क्रिप्ट इज़ नथिंग
इट इज़ द सेम वे एज वी राइट ऑन द पेपर। जैसे आप पेपर पे लिखते हैं पेन की मदद से कुछ भी चीज़, उसी वे में हमें लिखना होता है ना। तो इस कोडिंग वर्ड लुक हॉरेबल बट इट डज़ नॉट हैव ए हॉरेबल मीनिंग। ये बहुत आसान चीज़ है, तो आपको इसमें डरना नहीं है, ठीक है। कोई भी कमेंट आपका होगा रिगार्डिंग टू मैटलैब और समथिंग, तो आप वो प्लीज़ हमें रिव्यू बॉक्स में उसको मेंशन कीजिएगा, हम उसको लुक करेंगे एंड हम ट्राई टू और कन्वे आवर मैसेज टू यू डायरेक्टली। तो ये सारी बातें मैंने पिछले टर्म्स पे आप डिस्कस कर ली थी कि इसको कैसे करना है। नाउ I come to lecture number 2. So today topic in lecture number 2, what I am going to discuss, I am discuss the next point, that is bubble point calculations for an ideal binary mixture. तो यहाँ हम इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में बाइनरी लिक्विड मिक्सचर के लिए बात करेंगे। बबल पॉइंट क्या होता है, आपने बॉइलिंग पॉइंट तो सुना होगा, ओके। तो बबल पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड मिक्सचर जो आपका है उसका जो टेम्परेचर है जिस पर वो जस्ट गोइंग टू बॉयल, तो हम उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहते, हम उसको बबल पॉइंट कहते हैं। तो बबल पॉइंट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द लिक्विड मिक्सचर, ओके, एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ रिलेटेड टू द प्योर लिक्विड, नॉट लिक्विड मिक्सचर, ओके। एंड एट इंडस्ट्री लेवल वी नॉर्मली इनकाउंटर्ड विद लिक्विड मिक्सचर, तो हम लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करते हैं डिस्टिलेशन कॉलम में। तो हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उसका बबल पॉइंट क्या है। सिमिलरली जस्ट लाइक बबल पॉइंट वी आर आल्सो अवेयर ऑफ उसका ड्यू पॉइंट क्या है, ओके। तो ड्यू पॉइंट विल कम आफ्टर दिस पीपीटी। फर्स्ट आई विल टू डिस्कस व्हाट इज़ बबल पॉइंट। तो इन दिस वीडियो लेक्चर हमारा जो मेन एम्फेसिस रहेगा कि कैलकुलेशन ऑफ बबल पॉइंट, and I am assuming right now कि this is liquid mixture is ideally mixture, and again to solve such kind of equation mathematically हमें क्या knowledge होना चाहिए, हमें knowledge होना चाहिए कि how to solve a single non-linear algebraic expression in the same manner as I described in lecture number 1, okay. So for example, for understanding purpose I have just randomly take a problem statement and here you can find it has 3 part A, B, C। तो पहले हम इनको समझ लें कि ये पार्ट क्या हैं और इनको कैसे सॉल्व करेंगे मैटलैब में, फिर हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे पहला है कैलकुलेट द बबल पॉइंट टेम्परेचर, तो आपको T निकालना है, एंड इक्विलिब्रियम कंपोजिशन एसोसिएटेड विद द लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर में क्या है आपका 10 मोल परसेंट। मोल परसेंट का अर्थ ये होता है कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पेंटेन, ये एक एल्केन है, इसके आगे स्मॉल n बना है, स्मॉल n का अर्थ होता है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल पेंटेन है, ओके। एंड 90% इज मोल परसेंटेज एन हेक्सेन एंड दीज बोथ लिक्विड आर एट 1 atm। इट मीन्स दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब आप ओपन वेसल समझ लीजिए कि आपने ओपन वेसल में आपने पेंटेन डाला हुआ है 10%, अगर टोटल इसका 100 ml एज्यूम करें तो उसमें 10 ml आपका, क्योंकि ये लिक्विड है तो लिक्विड में मोल परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज अलग अलग होता है। सिंपल एक आइडियल गैस के लिए ऐसा होता है कि हम मोल परसेंटेज कहें, प्रेशर परसेंटेज कहें, इनके इक्वल मीनिंग होते हैं ओनली फॉर आइडियल गैस। अगर गैस नॉन आइडियल है तो भी मीनिंग बदल जाएंगे। तो लिक्विड को हम नॉर्मली नॉन आइडियली, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको आइडियली एज्यूम कर रहे हैं। तो 10 मोल परसेंट है, तो अगर 100 मोल हो तो 10 मोल एन पेंटेन के एंड 90 मोल एन हेक्सेन के। अब मोल क्या होता है बेसिकली, तो मोल होता है उसका मास डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। किसका मास, जिसकी आप बात कर रहे हैं, पेंटेन का मास जो आपने टेकअप किया, एंड डिवाइड बाय द मोलिकुलर वेट ऑफ पेंटेन। तो जो निकल के आएगा वो नॉर्मली मोल निकल के आते हैं। इसको हम सम टाइम ग्राम मोल भी कहते हैं। तो कई बार इन प्लेस ऑफ मोल यू विल फाइंड रिटन लाइक जी मोल, जी फॉर ग्राम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट हैज़ द सेम मीनिंग, ओके। एंड हम इस कैलकुलेशन को रिपीट करेंगे लिक्विड मिक्सचर के लिए विच कंटेन 0 मोल परसेंट अप टू 100 मोल परसेंट ऑफ एन पेंटेन। सिमिलरली पार्ट सी में हम लोग इस बबल पॉइंट टेम्परेचर को प्लॉट करेंगे और डिफरेंट मोल परसेंटेज ऑफ एन पेंटेन इन द वेपर फेज एज ए मोल परसेंटेज, इसके अगेंस्ट हम इसको प्लॉट करेंगे। तो इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो गिवन वैल्यूज़ हैं ये डाटा है। इसमें अगर आप देखें वेपर प्रेशर ऑफ एन पेंटेन, तो नॉर्मली हम वेपर प्रेशर को PA, अगर आप देखें स्टार का साइन है, तो सम टाइम वी पुट ए स्टार साइन, सम टाइम वी पुट ए स्मॉल सर्किल। सर्किल इज बेसिकली रिप्रेजेंट कि ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर है,
ओके एक चीज़ और याद रखिएगा कि वेन एवर वी से समथिंग, जब भी हम कोई बात करते हैं तो हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। पार्शियल प्रेशर गैस का होता है नॉर्मली, ओके जब वो गैस स्टेट में। अगर हम वेपर प्रेशर की बात करते हैं तो वेपर नॉर्मली जनरेट फ्रॉम द लिक्विड, तो वेपर प्रेशर ऑफ गैस का कोई अर्थ नॉर्मली होता नहीं है। तो आप इस चीज़ से भी अवेयर है कि वेपर प्रेशर लिक्विड का होता है, ना कि गैस का। लाइक सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन लिक्विड की होती है जिसकी सरफेस हो, गैस की कोई सरफेस नहीं होती। तो आप कभी मत कहिएगा कि सरफेस टेंशन ऑफ गैस, ओके। तो बी अवेयर ऑफ द टर्म्स विच नॉर्मली वी यूज। तो ये क्या है बेसिकली, तो ये बेसिकली वेपर प्रेशर निकालने के लिए एक इक्वेशंस है। अगर आप इसमें इक्वेशन में लॉग पी ए स्टार ए माइनस बी टी अपॉन सी, तो ये क्या है बेसिकली एंटोनी इक्वेशंस है, ओके। तो ये डाटा आपका इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका कंपोनेंट ए है, तो कंपोनेंट ए आई एज्यूम कि हाँ अगर आप देखें तो एन पेंटेन को उन्होंने कंपोनेंट ए कहा है और एन हेक्सेन को इन्होंने कंपोनेंट बी कहा है। तो ये गिवन डाटा है और हमें बबल पॉइंट कैलकुलेशन करनी है। बबल पॉइंट कैलकुलेशन इंडस्ट्री में कहाँ इस्तेमाल होती है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी डिस्टिलेशन कॉलम में इन दोनों लिक्विड मिक्सचर को पोर किया है, डाला है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप इसको कहाँ तक हीट करें। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि आप इसे हीट करते चले जाएं। अगर ऐसा आप करेंगे तो सारा लिक्विड वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि वी आर गोइंग टू पे अमाउंट ऑफ मनी इन टर्म ऑफ एनर्जी। तो आप समझिएगा, आप एनर्जी जो आप जनरेट कर रहे हैं और इसको लिक्विड को दे रहे हैं, उसके लिए आपने अमाउंट पे करी है। तो इसका मतलब आप ऐसे ही नहीं एनर्जी को वेस्ट कर सकते। तो सवाल ये उठा कि फिर ये कैसे पता करें कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी किस लिक्विड को देनी है जिससे इट कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म। तो नॉर्मली ये पॉइंट आपका बबल पॉइंट कहलाता है। तो अगर आपको लिक्विड का कंपोनेंट पता हो और उनकी परसेंटेज पता हो तो आप ये बता सकते हैं कि उसका बबल पॉइंट क्या होगा। उससे ये होगा आपको टेम्परेचर वहाँ तक बढ़ाना है, या उसमें अगर ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम लगा है टेम्परेचर वहाँ तक बढ़ाना है जहाँ तक वो बबल पॉइंट तक टच करे, ओके। उसके अलावा आपको हीट नहीं देनी है। उसके अलावा जो आप हीट देंगे डेफिनेटली इट विल ट्राई टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू वेपर स्ट्रीम, ओके। ओके, बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू अगेन शो यू कि हाउ द एंटोनी इक्वेशन लुक लाइक। तो अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में तो ये लोग पी वी, यहाँ पे वर्ड वी वेपर को रिप्रेजेंट करता है, ए माइनस बी अपॉन टी प्लस सी। यहाँ ए बी सी क्या है, ये एक पैरामीट्रिक कांस्टेंट है। पैरामीट्रिक कांस्टेंट का अर्थ ये होता है कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए जिसका आप वेपर प्रेशर निकालना चाहते हैं। तो ये नॉर्मली मिलेंगे कहाँ, ये अपेंडिक्स में मिलेंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक है मटेरियल बैलेंस की, एनर्जी बैलेंस की, उसकी टेक्स्ट बुक के पीछे अपेंडिक्स रहता है। उस अपेंडिक्स में ए बी सी कंपोनेंट का नाम लिखा होगा सामने, क्या कंपोनेंट है, और उनके पैरामीटर्स की वैल्यू दी होगी। यहाँ पे सी और टी किस में होगा, टी इज़ अ टेम्परेचर, ये केल्विन में भी हो सकता है, सेंटीग्रेड में हो सकता है। वेपर प्रेशर किस में होगा, ये एटी में भी हो सकता है, एमएम ऑफ एचजी में भी हो सकता है। इसके अलावा हमें दो और लॉज पता होने चाहिए, दैट आर राउल्ट्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ओके। ये बोथ आर नॉर्मली होल्ड वैल्ड इन केस ऑफ आइडियल स्टेट, आइडियल गैस स्टेट। इन दो लॉ को अगर एज्यूम आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब आप आइडियल गैस लॉ को एज्यूम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं। हाउएवर दिस एज्यूप्शन इज अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट फॉर लो प्रेशर लिक्विड, ओके। अदरवाइज यू हैव टू यूज़ मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ। तो वो मैं आने वाले लेक्चर्स में कवर करूँगा कि इसको कैसे ऑब्टेन करें। इसके अलावा डिस्टिलेशन कॉलम में एक वर्ड आता है कैपिटल के, और हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं आई। आई यहाँ पे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो आप देखेंगे कि इट इज़ जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय द टोटल प्रेशर। ये क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट से क्या निकलता है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा रिलेटिव वोलेटिलिटी, ओके, अल्फा ए बी जिसको हम बोलते हैं। उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें पता चल सकता है पहले ही कि ये आपस लिक्विड जिनको आप जस्ट गोइंग टू बॉयल, जो आप बॉयल करने जा रहे हो, ये वेपराइज हो भी पाएंगे। वेपराइज का अर्थ है सेपरेट होना, एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से निकालना, ओके, क्योंकि बोथ आर कलरलेस लिक्विड, ठीक है। तो आपको ये 3-4 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो मैंने बताया। आपको डाल्टन्स लॉ पता होना चाहिए। डाल्टन्स लॉ इज नथिंग, आपको पता है कि जो अगर डिफरेंट गैसेस किसी कंटेनर में बंद हैं तो जो टोटल प्रेशर होता है उस पर्टिकुलर चैम्बर का, वो समेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है, ओके। सिमिलरली राउल्ट्स लॉ होता है। राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ नॉर्मली तभी वैलिड होते हैं जब कोई सिस्टम नॉर्मली इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का अर्थ है कि वो उनमें जो नेट मूवमेंट है वो सीज हो जाए। सीज का अर्थ है कि नेट मूवमेंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना हो, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं,
ओके, राउल्ट्स लॉ क्या है बेसिकली कि वेपर फ्रैक्शंस लिक्विड के ऊपर जो है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेम कंपोनेंट के अमाउंट इन लिक्विड में होता है। तो बेसिकली वाई आई इजकल टू एक्स आई मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ये राउल्ट्स लॉ कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, तो जैसा मैंने इसके बाद अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे कैलकुलेट करें। तो अगर आप देखें तो जैसे मैंने इसमें लिखा है कि एट द बबल पॉइंट पे क्या हुआ कि वो जो लिक्विड मिक्सचर है वो आपका वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा। उस केस में कब होगा, जब सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट जो लिक्विड मिक्सचर में प्रेजेंट है उनका सम एक्सटर्नल प्रेशर यानी सराउंडिंग यानी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाएगा। ओके, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपको मालूम है कि लिक्विड विल टर्न टू स्टार्ट टू बॉयल, वो बॉयल होना शुरू कर देगा। और जैसे मैंने बताया कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm लिया है, या आप देखें 760 mm लिखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्स इज बेसिकली मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय द टोटल मोल अवेलेबल इन लिक्विड मिक्सचर। ओके, इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल कैसे निकलेंगे ये मैंने पहले ही बताया है कि उसकी अमाउंट डिवाइड बाय द मोलिकुलर वेट। ओके, सिमिलरली फॉर मोल फ्रैक्शन एन पेंटेन, एक्स बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ एन हेक्सेन। इनको हमने एक्स से और एक्स बी से। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि जब भी इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में आप बात करते हैं तो नॉर्मली हम स्टैंडर्ड नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम x लिखते हैं तो स्मॉल x बेसिकली स्मॉल x मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है इन केस ऑफ लिक्विड। अगर आप y लिखते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग है वो है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ओके, तो बी अवेयर ऑफ दैट वन। तो नॉर्मली हम करते क्या हैं, तो अगर आप देखें तो आपको मालूम है अगर हमें उसका पार्शियल प्रेशर पता हो, कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करें ऐसे कंपोनेंट बी का, और ये किसके इक्विवेलेंट है 760 mm या 1 atm। तो राइट नाउ आई एम कंसीडरिंग कि ये जो पी ए और पी बी स्टार हैं ये mm में है। ओके, एंड हेयर इज द टोटल प्रेशर, क्योंकि टोटल प्रेशर किसके इक्विवेलेंट है 1 एटमॉस्फेरिक, दैट इज 760। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमने इसको Fx बराबर 0 की फॉर्म में लिख लिया, जो मैंने अभी फ्यू मिनट बिफोर आपको एक्सप्लेन किया था कि नॉर्मली वी हैव टू हैंडल नॉन लीनियर फंक्शन। तो नॉन लीनियर Fx इक्वल टू 0, तो हमें उसको उस फॉर्म में लाना है। तो ये नॉर्मली टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, ये टोटल प्रेशर किसका हुआ, ये टोटल प्रेशर लिक्विड मिक्सचर का हुआ आपका। तो लिक्विड का ये क्या हमने ऐड किए, तो बेसिकली हमने कुछ नहीं किया है, हमने उनके जो डाल्टन्स और राउल्ट्स लॉ को हमने यूज़ करते समेशन इसको इक्विवेलेंट लिखा और इसको एक फंक्शन की फॉर्म में ले आए। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, हमें मालूम है वाई ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए डिवाइड बाई 760। तो बेसिकली ये हमने क्या किया, हमने डाल्टन्स लॉ और राउल्ट्स लॉ को आपस में मर्ज करके हमने वाई ए निकाल दिया। वाई ए हम क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि हमें एक्स ए तो गिवन है। वाई ए का अर्थ ये है कि जब बबल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब लिक्विड जस्ट टर्न टू वेपराइज इन अ वेपर फॉर्म, तो जो ऊपर का वेपर बनेगा उसमें क्या मोल परसेंटेज होगा नॉर्मली, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसका मतलब आपको वाई ए की फॉर्म में आपको वैल्यू चाहिए। तो हमने इसको पहले ही वाई ए की फॉर्म में अरेंज कर लिया, एक्स ए पी ए डिवाइड बाई 760। और आपको मालूम है कि अगर आपने टी क्या है आपका, जो आपका अननोन है, अननोन का है जो आपका, जिसको आपको वैल्यूज निकालनी है, वो क्या है बबल पॉइंट। तो अगर आपने टी सही एज्यूम किया है, यहाँ पे एज्यूम का अर्थ है कि न्यूमेरिकल मेथड में मैंने पहले ही बताया कि हमें इनिशियली वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी और हम उसको बाद में वेरीफाई करते हैं। तो अगर आपने टी सही एज्यूम किया है तो इन दोनों का समेशन जो आएगा वो इक्वल टू 1 आएगा। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो समेशन ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी। और आपको मालूम है कि समेशन ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन आइदर इट इज़ अ लिक्विड और गैस, समेशन इज इक्वल टू 1। तो अगर आपका टी करेक्ट है तो उसका समेशन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब सवाल उठा कि हाउ वी कैन डू द सेम कैलकुलेशन बाय हैंड। तो आप टी एज्यूम करेंगे, टी एज्यूम करके आप अंटोन इक्वेशन में टी पुट करके आप वेपर प्रेशर निकालेंगे, वेपर प्रेशर को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करके इस वैल्यू से घटाएंगे, तो इस दैट इक्वल टू 0। ओके, तो ये हाथ से करने में टिपिकल टास्क है, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इनिशियल टी जो आप एज्यूम कर रहे हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता भी है या नहीं भी है। तो यू हैव टू अज्यूम अ लॉट ऑफ टी। तो सवाल ये उठा कि क्या, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था और मैं हर बार बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में भी, कि जो अज्यूप्शंस वैल्यूज़ होती हैं वो हम आइडियल गैस लॉ के कोरस्पॉन्डिंग, आपको मालूम है 2 कंपोनेंट हैं,
एक आपका पेंटेन है, एक आपका हेक्सेन है। पेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है, हेक्सेन का बॉइलिंग पॉइंट मालूम। तो अगर आपने मिक्सचर बनाया है तो डेफिनेटली मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट उनके विदिन ही होगा। तो आपको अपर लिमिट भी मालूम है और लोअर लिमिट भी। अब अपर और लोअर में किसके नज़दीक माने, तो इसमें अगर आप देखेंगे जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है उसके नियर आप बॉइलिंग पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। ये रूल ऑफ थंब है केमिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो अब ये आप देखें तो हमने नॉर्मली हम कॉपी पे ऐसे लिखते हैं जैसे हमने ये स्क्रिप्ट लिखी है। तो मैं यहाँ पे ये बताने का अर्थ है इस टेबल के माध्यम से कि हम क्या एज्यूम कर रहे हैं। ये क्या है, पी ए और पी बी, दीज आर नथिंग जस्ट एंटोनिक इक्वेशन। तो लॉगरिथमिक मीन का हमने एंटी लॉग ले लिया। अगर आप देखें तो 10 की पावर a माइनस बी अपॉन टी बी प्लस सी टाइप इक्वेशन है। तो ये आपके हमने वेपर प्रेशर निकाल लिए। x से 10% गिवन था तो एक्स बी क्या होगा आपको मालूम है, और इससे कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाल लिया, y और y बी ये निकाल ली। और इनका सम शुड बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, नहीं तो तब तक ये फंक्शन रन होता रहेगा। तो हम यहाँ पे फिर नॉन लीनियर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो आई विल शो यू हाउ यू कैन डू दैट वन। तो ये अगर आप देखें ये मैंने मैटलैब में स्क्रिप्ट लिखी है। आपको जो फर्स्ट भाग है ऊपर का इस ग्रीन डॉट लाइन से ऊपर, तो यहाँ आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने पहले बताया था ये आपका फंक्शंस है। फंक्शंस क्या होते हैं मैंने पहले ही लेक्चर्स में बताया था, और अगर आप डिमांड करेंगे तो आई विल प्रिपेयर ए सेपरेट लेक्चर ऑन दिस मैटलैब कि हाउ टू राइट ए स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट फिर मैंने बताया था कि ये फ्यू बंच ऑफ लाइन इज कॉल्ड स्क्रिप्ट। आप जो कुछ लाइनें लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह जैसे आप अपने कॉपी पे लिखते हैं उसको हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट में मैंने दोनों फंक्शन, ये एक फंक्शन बनाया है NLE का मतलब होता है नॉन लीनियर फंक्शन, और TB का मतलब जिस वेरिएबल को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप इनिशियली एज्यूम करते हैं वो हमने इस फंक्शन में इनपुट के तौर पे, ताकि हम उसकी इनिशियल वैल्यू दे सकें। ये वैल्यूज बिल्कुल वही देखिए, XA 0.1, PA PB XB ये बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है जैसा आपने, मैंने अभी आपको बैक में जाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो स्क्रिप्ट इज़ नथिंग जस्ट द वे यू ओनली राइट ऑन योर पेपर। तो जिस तरह हम कॉपी पेंसिल की मदद से चीज़ों को लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह इसमें लिखना है। तो कोडिंग से आपको बहुत ज़्यादा टेरर क्रिएट आपके मन में नहीं होना चाहिए। तो आप देखते हैं ये बिल्कुल उसी तरह है, बस आपको थोड़ी सावधानी रखनी है कि कहाँ आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है, कहाँ सेमीकोलन लगाना है। अगर आप ये लगाना भी भूल जाते हैं डू नॉट वेरी मच, इससे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ओके, सेमीकोलन जस्ट सप्रेस योर आउटपुट। तो आउटपुट इको बैक ना हो, इको बैक का मतलब बार बार स्क्रीन पे डिस्प्ले ना हो, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे ये सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट जॉब इज द सेम एज यू नॉर्मली डू ऑन द पेपर। और यहाँ ऊपर वाले भाग में आप क्या करेंगे, इस भाग में कुछ नहीं करना। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि ये क्या है तो अभी इनको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ इस वाली लाइन पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा हमने F0, इसका मतलब फंक्शन को जीरो करे। तो जैसा मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि फंक्शन जीरो करने का अर्थ है कि फंक्शन के रूट निकालने हैं, उस फंक्शन का नेम यहाँ आएगा जो भी आपने नेम यहाँ दिया है, और आपको इनिशियल वैल्यू एक गैस देनी होगी। अब फिर वही सवाल उठा कि इनिशियल गैस वैल्यू क्या होगी। तो आपको मालूम है कि आपके दो लिक्विड मिक्सचर हैं, आपके पेंटेन और हेक्सेन, इनको आप मिक्स करोगे तो जो नया बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का निकल के आएगा वो इनके विदिन ही होगा। ओके, तो अगर आप रैंडमली कुछ भी लेते हैं तो इट विल सच इल आउट ऑटोमेटिकली, डू नॉट वेरी मच अबाउट इट कि हमने इनिशियल वैल्यू क्या ली है नॉर्मली, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 49.5 आपने ले लिया रैंडमली, रेस्ट जॉब इज टेकन केयर बाय द मैटलैब। तो ये इसमें नॉन लीनियर फंक्शन है, इसकी काउंटिंग तब तक रुकेगी नहीं जब तक फंक्शन की वैल्यू जीरो ना आ जाए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि मैटलैब में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को जीरो तब तक नहीं कहता जब तक ये अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर -15 से वैल्यू ऊपर ना चली जाए। आप समझ रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 0.0001 या 0.551 को भी ज़ीरो नहीं एज्यूम करता, ये 10 की पावर -15 के बियॉन्ड अगर कोई चीज़ चली जाती है उसको ज़ीरो एज्यूम करेगा। तो आप समझिएगा कि आने वाली वैल्यू ज़ीरो नहीं आती, बट वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ फंक्शन विल बी कम आउट। ओके, तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे वे ऑफ राइटिंग क्या है, स्मॉल ब्रैकेट लगाया, फंक्शन लिख के ये कोई नाम आपने दे दिया, इसको हम बोलते हैं आउटपुट। और ये फंक्शन डिस्क्रिप्शन जो फंक्शन का नेम हो गया, ये उसका अंदर वेरिएबल्स हो गए। यहाँ पे हमने लिखा बिल्कुल उसी तरह, तो यहाँ पे फंक्शन का आउटपुट, ताकि इस फंक्शन को पता चल जाए कि इसका आउटपुट यहाँ पे जाके स्टॉप होगा, और इसकी कॉलिंग हमने इसमें कर ली। और F0 का अर्थ है कि फंक्शन की वैल्यू इटरेशन को तब तक चलाता रहे, इनिशियल गैस चेंज कर करके, तब तक फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं आ जाती। क्लियर? तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यू विल गेट द आंसर। तो आप देखेंगे कि जो मिक्सचर आपने मिक्स किया था उसकी
वैल्यूज़ निकल के आती है 63.6645। ये क्या है? उस लिक्विड मिक्सचर का बबल पॉइंट है। अब आपको क्लियर हो गया 63.66 का मतलब है 64 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आप डिस्टिलेशन कॉलम में रखते हैं तो वेपराइजेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमने इसको आइडियल लिक्विड माना। ओके, तो अगर आपका सिस्टम नॉन आइडियल है तो आपको राउल्ट्स लॉ में मॉडिफाई करना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड मॉडिफाइड राउल्ट्स लॉ। और आप यहाँ उसके अलावा देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 10 की पावर -13 तक चली गई। इट इज़ वेरी वेरी लो वैल्यू। ओके, एंड स्टिल ये फंक्शन की वैल्यू 0 एज्यूम नहीं करता। तो जैसे मैंने बताया था एटलीस्ट गो 10 की पावर -15 और हाउएवर इट कैन गो अप टू 10 की पावर -27। ये अपर लिमिट 10 की पावर -27 आपका नेगेटिव साइड में एंड +27 पॉजिटिव साइड में, तब तक ये 0 नहीं कंसिडर, बट यू कैन बी रिड्यूस दैट फंक्शन लिमिट्स। ओके, सिमिलरली इन द सेम फैशन बबल पॉइंट जैसे होते हैं, बबल पॉइंट होता है लिक्विड को वेपराइट में कन्वर्ट करना। सिमिलरली जो आपका वेपर फेज होता है उसको हम जब कंडेंस करते हैं दैट वी नॉर्मली कॉल दैट इज ड्यू पॉइंट। तो जहाँ कंडेंसेशन इज जस्ट फर्स्ट बिगन, जहाँ कंडेंसेशन सब इससे सब पहले स्टार्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है वेपर, तो वो ड्यू पॉइंट कहलाता है। और ये दोनों प्रोसेस केमिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगेन आई एम एज्यूमिंग कि इट इज़ ए आइडियल binary mixture, and again the numerical method I will use here non-linear algebraic expression, and this is a simple problem. Again here you can find out what is the problem statement. तो जैसे हम मेंशन किया गया है कि कैलकुलेट द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा वेपर का होगा। आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लिक्विड का कभी मत कहिएगा। जैसे मैंने बताया कि बबल पॉइंट लिक्विड के रिगार्डिंग होता है, ड्यू पॉइंट वेपर के रिगार्डिंग होता है। इसके अलावा मैंने पहले ही बताया था कि वेपर प्रेशर लिक्विड का होता है, पार्शियल प्रेशर गैस का होता है। तो आप कभी पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बोल सकते हैं, लेकिन वो वेपर स्टेट में जब तक वो नहीं रहेगा तब तक आप इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल ना करें, इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ओके, तो ड्यू पॉइंट आप समझिएगा कि ये आपके वेपर के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक मिक्सचर दिया हुआ है, एक गैस है जो इक्विलिब्रियम में यानी लिक्विड के ऊपर है और कंटेनिंग 10 मोल % पेंटेन, 10 मोल % हेक्सेन एंड बैलेंस इज नाइट्रोजन एंड डेफिनेटली इट इज़ नॉन कंडेंसेबल। ओके, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये क्वेश्चन है आपका और इसी को आपको रिपीट करना है, कैलकुलेशन फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एज इंडिकेट बाय द टेबल। तो अगर आप देखें इसमें अलग अलग कंपोनेंट लिखे हैं, तो यहाँ ये डिफरेंट कॉलम बनाए गए हैं। तो ये बेसिकली टू शो यू कि यू कैन डू द सेम जॉब बाय कैलकुलेटर। तो अगर आप मैटलैब से फिजिबल नहीं हैं तो नॉर्मल एग्जाम में जैसे आप कैलकुलेटर से करते हैं वैसे भी आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू फ्रेम ए टेबल लाइक दिस वन। ओके, तो आपको और आप देखिएगा आप ऐसे हमें मैंने पहले बताया कि समेशन जो होता है वेपर का या लिक्विड का वो 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.2, तो रेस्ट क्या है? नाइट्रोजन। ओके, सिमिलरली यू ऐड 0.2 दैट इज 0.4, तो 0.4 के बाद 0.6 क्या है? नाइट्रोजन। तो इस तरह करके डिफरेंट कॉम्बिनेशन यू कैन जनरेट और ड्यू पॉइंट आप करस्पॉन्डिंगली निकालेंगे x से xb। तो ये कैसे होगा? तो आई विल शो यू। ओके, आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने पहले बबल पॉइंट के केस में किया था। ओके, तो ड्यू पॉइंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द लिक्विड फॉर XA और एन पेंटेन XB फॉर एनहेक्सेन एंड देयर सम वुड बी इक्वल टू 1। तो समेशन जो भी है उसको आपने एक्सप्रेस कर दिया। और क्योंकि यहाँ पे हमें जो चीज़ निकालनी है फंक्शन की फॉर्म में उस फॉर्म में रखना, तो जैसे बबल पॉइंट में हमें YA निकालना था तो हमने YA की फॉर्म में किया। अब हमें x से निकालना, तो उसी इक्वेशन को हमें रीअरेंज कर लिया और x की फॉर्म में हमने निकाल लिया इसको। ओके, तो ये वैल्यू जब आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये इस वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखिए तो ये इक्वेशन YA में आ जाएगी। तो इसमें YA आएगा और PA आएगा आपका। तो आपको डिफरेंट T एज्यूम करने हैं, आपको PA निकालने हैं वेपर प्रेशर एंटोन इक्वेशन से, और YA आपको गिवन है। और अगर आपने T सही एज्यूम किया है तो अगेन समेशन वुड बी इक्वल टू 0। So this script, you can write the script in the same fashion as you have seen earlier regarding to the bubble point calculation. तो इस तरह करके आप जो है लिक्विड फॉर्म में
एक तो फ्रैक्शन निकाल सकते हैं लिक्विड का, और इसके अलावा आप वो टेम्परेचर पता कर सकते हैं जिससे आपका कंडेंसेशन जस्ट गोइंग टू बिगन। तो बेसिकली हम यहाँ ड्यू पॉइंट कंडेंसेशन के रिगार्डिंग कैलकुलेट करना, ताकि हमें ये पता चल सके कि इस वेपर को कंडेंस करने के लिए हमारा जो साइज़ है डिस्टिलेशन हीट एक्सचेंजर का वो क्या होगा। ओके, एंड तो उस पर्टिकुलर साइज़ का हम हीट एक्सचेंजर वहाँ अप्लाई कर दें जो इतनी सफिशिएंट कूलिंग दे पाए कि वो जो वेपर का टेम्परेचर है वो ड्यू पॉइंट के आसपास हो जाए। इफ़ यू आर able to succeed in this doing this job, तो it will condense into a liquid phase। तो इस तरह करके मैं लेक्चर नंबर 2 यहाँ पे क्लोज करता हूँ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग टू दिस डिस्कशन और प्रीवियस डिस्कशन, प्लीज़ मेंशन